स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 कक्षा 8। पाठ का नाम है ध्वनि और ये कक्षा 8 का साइंस विज्ञान का पाठ 13 है। तो हम इस बच्चों ध्वनि जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है। ध्वनि शब्द का अर्थ होता है आवाज़ को सुनना। आवाज़ आप कैसे सुनते हो? अपने कानों से सुनते हो। और जो ध्वनि होती है वो क्या करती है वस्तुओं में, जैसे अब ज़ोर से आप अगर गाने बजाते हो तो क्या होता है, कई बारी जब ज़ोर से आप डीजे वगैरह जहाँ चल रहा होता है वहाँ पे मेज रखी होती हैं, चेयर रखी होती है, तो उनमें भी एक अजीब तरह की कंपन आती है। वो कंपन किससे होती है? उस शोर से होती है। तो जो ध्वनि है वो हमारे कानों से हम सुनते हैं और बोलते कहाँ से हैं हम? गले से। गले से जब आवाज़ निकलती है तो वो हमारे कानों तक पहुँचती है। तो क्या होता है, ध्वनि को आप किस में व्यक्त करते हो? ध्वनि को हम हर्ट्स में जो है व्यक्त करते हैं। तो ध्वनि को आप किस में व्यक्त करते हो? हर्ट में, HZ। और जो ध्वनि होती है वो प्रति सेकंड होने वाले कंपनों को जो है महसूस की जाती है। जैसे आप बहुत ज़ोर से बोलते हो तो आप धीरे बोलते हो तो, और कई बार ना बहुत अजीब सी ध्वनियाँ होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? शोर। एक होता है ध्वनि जब आप आराम से बोल रहे हो, धीरे म्यूज़िक सुन रहे हो। जब आप बहुत लाउड म्यूज़िक सुनते हो, बहुत शोर करने वाला, तो वो क्या कहलाता है? वो शोर कहलाता है। और बहुत सी ध्वनियाँ ऐसी हैं जो क्या करती हैं? प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। और प्रदूषण क्या है? प्रदूषण, जब ध्वनि प्रदूषण होता है तो मानव के लिए क्या होता है? स्वास्थ्य संबंधी जो है वो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अब जैसे बोलते हैं ना कि शोर को या हम अपने ध्वनि प्रदूषण को कैसे शांत करें, तो लाउड म्यूज़िक नहीं बजाना चाहिए कभी भी। इस तरह से आपको समय समय पर इसके बारे में बताया जाता है। तो बच्चों, अब हम ये पाठ शुरू करते हैं। ध्वनि, पाठ 13 कक्षा 8 विज्ञान, विषय है हमारा ध्वनि। तो शुरू करते हैं। आपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि पीरियड समाप्त हो गया है? जब बच्चों आप स्कूल में कक्षा में पढ़ रहे होते हो तो कैसे पीरियड्स होते हैं? पहले मैथ का लगता है, इंग्लिश का, हिंदी का। तो आपको कैसे पता लगता है कि अब मैथ विषय का ख़त्म हो गया और साइंस का शुरू हो गया? तो आपको 1 घंटी बजती है। 1 घंटी बजती है तो पहला पीरियड समाप्त होता है। जब दूसरी घंटी बजती है तो दूसरा समाप्त होता है। तो ऐसे ही आपको पता लगता है ना कि अब ये इस विषय का पहला पीरियड हमारा समाप्त हो गया, अब दूसरा आएगा। दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। आपको जब आपके घर की डोरबेल बजती है तो क्या होता है? आप समझ जाते हो कि हमारे घर कोई आया है, इसीलिए उसने हमारी घंटी बजाई है। और कई बार घंटी नहीं लगी होती तो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खड़काते हैं, तब आपको पता लग जाता है कि बाहर कोई है, हमें दरवाज़ा खोलकर देखना है। और कई बार जब आप चल रहे होते हैं और एक व्यक्ति बैठा है, उसको कैसे पता चल जाता है? कई बार किसी व्यक्ति के चलने की आवाज़ जो है वो दूसरे को संदेश दे देती है कि कोई मेरी तरफ आ रहा है। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आँखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चलता है कि उसके समीप कोई खिलाड़ी है? तो बच्चों,
आप ये वाला जब खेल खेलते हो आँखों पर पट्टी बांधकर, और जब एक जिस व्यक्ति की आँखों पर पट्टी बंधी होती है तो वो दूसरे बच्चों को जो है पकड़ रहा होता है, तो उसको कैसे एहसास लगता है, पता चलता है कि मेरे पास है। सांस की आवाज़, जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, तो हम सांस लेते हैं, थोड़ी तेज़ी से लेते हैं, तो वो सांसों की आवाज़ से पहचान लेता है। और जब पैरों की आवाज़ से वो पहचान लेता है कि अब मेरे आसपास कोई है, मुझे हाथ मारकर उसको पकड़ना चाहिए। आगे देखें, ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। अब ध्वनि हमारे जीवन में क्या है, बहुत एक महत्व रखती है। अगर आप सुनते ही ना तो क्या होता, आपको पता लगता कि कोई आपको बुला रहा है, आपका नाम क्या है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाएगी, अब जैसे अब बच्चों के नाम हैं, हमारे नाम हैं, तो हम कैसे बुलाते, अगर हमें सुनना ही नहीं आता, हमारे कान ही नहीं होते, तो हम कैसे, हमें पता लगता कि कोई हमें बुला रहा। अब इशारे कर रहे होते हैं, 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति एक लाइन में बैठे हैं, और सामने वाला अगर इशारा करता तो वो कौन सा व्यक्ति समझता कि ये हमें बुला रहा है। तो अगर वो नाम लेके पुकारता है, जैसे राम इधर आओ, मुझे आपसे बात करनी है, तो उन व्यक्तियों में से राम ही उठ कर जाएगा ना। तो इसीलिए कहते हैं ध्वनि जो है हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। अब जैसे आप स्कूल में हो, तो स्कूल में आप किस तरह की ध्वनियाँ सुनते हो। एक तो जब स्कूल की बेल बजती है वो आप सुनते हो, और फिर आपके स्कूल में अगर म्यूज़िक पीरियड है तो अगर उसमें कौन कौन से ऐसे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं वो सुनते हो आप। तो इन सब की आपको क्या है, सूची बनानी है। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनते हैं। अब आप यहाँ पर पिक्चर भी देख रहे हैं, जो चित्र बने हुए हैं, इसमें किसका चित्र बना हुआ है, हारमोनियम, तबला, सितार, बांसुरी, इन सब के चित्र आपने देखे, ये बने हुए हैं। और आप स्कूल में क्या है, इन सब के भी जो है ध्वनियाँ सुनते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल होती हैं। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो समझ में आया कि हमने क्या क्या पढ़ना है इस पाठ में। अब ये देखिए आप, ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। कैसे कंपित वस्तुएं से कैसे उत्पन्न होती है, ये देखिए। विद्यालय की घंटी को जब बज न रही हो, छू कर देखिए, आप कैसा अनुभव करेंगे। जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो उसे पुनः छू कर देखिए, क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप जब स्कूल में आपके घंटा लगा होता है बहुत बड़ा सा, तो क्या होता है, आप उसको हाथ लगाओ तो आपको, जब वो नहीं बज रहा तो आप उसको हाथ लगाओ तो वो कैसा लगता है, और ज़ोर से उसके ऊपर एक हथौड़ा मारो तो वो कुछ देर तक कैसे कांपता ही रहता है। ऐसे ही आप मंदिर की घंटी है, आप उसको बजाओ, वो अगर बज नहीं रही है, किसी ने नहीं बजाया है, तो आप उसको हाथ लगाओ, और फिर जब उसको ज़ोर से आप बजा दोगे झटके से, तो उसके कितने देर तक वो टन की आवाज़ आती रहती है। ऐसे ही स्कूल में जो हमारे लगा होता है उसमें भी इसी तरह से आवाज़ आती है। अब एक क्रियाकलाप देखें आप। धातु की एक प्लेट अथवा एक कढ़ाई लीजिए, इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि यह किसी दीवार को ना छुए। अब आपने क्या करना है, धातु की कोई भी एक प्लेट ले लो, हर एक के घर में होती हैं, जैसे बर्तन कोई भी आप ले सकते हो, प्लेन प्लेट नहीं है तो आप कढ़ाई भी ले सकते हो, और इसको कहीं भी लटका सकते हो। और फिर क्या करना है आपको कि यह किसी दीवार को छुए नहीं, उसको हवा में लटकाना है, उसको किसी दीवार के साथ आपने नहीं लगाना है। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारिए। अब इसको क्या करना है, आपके हाथ में कोई लकड़ी का आसपास कोई स्टिक पड़ी है तो वो लेकर उसके ऊपर उसको चोट मारनी है। अब
आपको एक अजीब सी ध्वनि सुनाई पड़ेगी। प्लेट अथवा कढ़ाई को धीरे से धीमी उंगली से छू कर देखना है। क्या आपको वो कंपित दिखाई दे रही है, वो कांप रही है, उसमें कंपन की आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। जब आप ऐसे करेंगे तो आप ये छोटा सा क्रियाकलाप अपने घर में आप कर सकते हैं। प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लीजिए। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे फिर छू कर देखिए। क्या आप अब कंपनों को अनुभव कर पाते हैं? तो बच्चों, आपको क्या करना है, जब ये ध्वनि ऐसे आ रही होती है तो उसको आपको महसूस करना है कि जब आपने मारा और जब नहीं मारा तो किस तरह का था, और जब आपने मारा तो वो किस तरह का था। आगे देखिए, फिर एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया गया है। रबड़ का एक छल्ला लीजिए, इसे चित्र 13.3 में दिखाए अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। अब देखो, एक पेंसिल बॉक्स पर ऐसे लंबाई में उन्होंने रबड़ को रखा है। फिर बॉक्स पर तनित रबड़ के बीच में 2 पेंसिलें लगाइए। अब रबड़ के छल्लों को लगभग बीच में से खींचकर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? अब ऐसे आपको पेंसिलें रखनी है और फिर आपको उसको खींचना है, तो आप कैसे आपको महसूस होता है, ये आपको अनुभव करना है। आगे देखें, कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कसकर तनित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच में से खींच कर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो इसे ध्वनि बंद हो जाती है। समझ में आया आपको कि आप अपनी पिछली कक्षा में भी ये पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो है किसी भी चीज़ को आप जोर से इधर उधर आगे पीछे करते हैं, चाहे वो मेज हो या कोई बर्तन आपने हवा में लटकाया हो, उसको खींचते हैं तो या आगे पीछे करते हैं तो एक आवाज़ उत्पन्न होती है, और अगर जोर से या धीरे से करते हैं तो उसमें एक कंपनता आ जाती है। अब एक और आगे देखेंगे आप क्रियाकलाप 13.3। धातु की एक थाली लीजिए, इसमें कुछ जल डालिए, एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात कीजिए। अब क्या करना है, धातु की एक थाली लेनी है, इसमें कुछ जल डालना है और एक चम्मच से इसके किनारे को क्या करना है, आपने आघात करना है, जैसे चित्र 13.4 में दिखाया गया है। अब आप क्रियाकलाप 13.4 आप देख रहे हैं, इसमें उन्होंने क्या किया, ये तो क्रियाकलाप है बच्चों, आपको एक चित्र देखना है 13.4। इसमें एक जैसे ये प्लेट रखी हुई है, इस प्लेट पर वो क्या कर रहे हैं, चम्मच से उस पर आघात कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो है कंपन आएगा और या नहीं आएगा। थाली पर जो है फिर आघात करना है आपको, और फिर आप देखें, अब जैसे आप पानी में रख देते हैं प्लेट को तो क्या होता है कि जो जल की सतह है वहाँ पर आप तरंगे देखेंगे। अब थाली को पकड़िए और आपने क्या करना है, जल की सतह पर परिवर्तन देखना है। क्या इस परिवर्तन की आप व्याख्या कर सकते हैं? क्या इससे वस्तुओं में कंपन की ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? तो बच्चों, यह क्रियाकलाप आपको इसीलिए दिखाए जाते हैं ताकि आप जो है जल्दी से जो है इन चीज़ों को आप समझ सकें, क्योंकि बच्चे होते हैं, अगर ऐसे ही आपको मैं पाठ पढ़ाती रहूँगी, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं बताऊँगी तो क्या होगा, पढ़ते पढ़ते सो जाओगे, आपको मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने का। अगर हम बीच बीच में एक्सपेरिमेंट करते हैं या आपको एक रोचक कहानी उससे रिलेटेड सुनाते हैं तो आपको वो पाठ पढ़ने में और वो जल्दी से पाठ समझ भी आ जाता है और आपको पढ़ना अच्छा भी लगता है। आगे देखें,
इस प्रकार हमने देखा कि कंपायन वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। तो बच्चों, जो कंपायन होता है वो क्या है? वस्तुओं की ध्वनि से उत्पन्न होता है, और कुछ में तो हमें दिखाई दे जाता है और कुछ में हमें दिखाई नहीं देता है। अब एक और एक्सपेरिमेंट देखो आप। नारियल का एक खोखला खोल लीजिए और उससे एक वाद्य यंत्र, एक तारा बनाइए। आपने एक तारा देखा होगा ना, कई बार मेले लगते हैं, आप लोग जाते हो तो वहाँ पर आप देखते हो एक तारा बजाते हुए व्यक्ति को। तो ऐसे वो तारा बनता है। वो कैसे बनता है? एक नारियल का खोल लेना है और उससे बनाना है। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हो और इस वाद्य यंत्र को बजाओ। इसके कंपायन भाग को पहचानो। अब इसमें कंपायन कहाँ से आएगा? कंपायन जब वो धागे पर हम ऐसे जो एक और लकड़ी पर धागा बंधा हुआ है उससे इसको बजाते हैं, तो हमें वो जो है कंपायन सुनाई देता है। सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए और उनके कंपायन भागों को पहचानिए। कुछ उदाहरण जो हैं वो सारणी 13.1 में दिए गए हैं और बाकी के आपको उसमें पूरा करना है। तो अब हमने आपको वाद्य यंत्र दिखाए थे जो आपने शायद अपने स्कूल में भी देखे हैं। जैसे वीणा है। वीणा के अंदर क्या होता है बच्चों? डोरी होती है, तार होती है, जिससे जो है वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही तबला है। तबले में क्या है? झिल्ली होती है। तबले का आप चित्र देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि तबले के ऊपर और बीच में वो तबला बिल्कुल खोखला होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। तो तभी हम जब उसको ऊपर से बजाते हैं तो आवाज़ उत्पन्न होती है। इसके बाद आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे हारमोनियम जब आप बजाओगे तो उसमें भी क्या होता है? पीछे की तरफ वो हवा उसमें जाती है, आगे बटन्स होते हैं और उसके पीछे गत्ता होता है जिसको आप आगे पीछे करते हैं, उसमें जो है हवा भरी जाती है, जिससे कि फिर वो जब हम उसके बटन्स दबाते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है। तो नंबर 4 पर आ सकता है बांसुरी में आपने देखा है कि छेद होते हैं, उन छेदों में से आवाज़ बाहर आती है। इस तरह आपने वाद्य यंत्र बताने हैं और उनका आगे लिखना है। संभवतः आपने मंजीरा, झांझ, घटम तथा नूट, मिट्टी के बर्तन, आपने बहुत से मिट्टी के बर्तन देखे होंगे तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। हमारे देश के भागों में बहुत से ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो मिट्टी के बने होते हैं, बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। क्या इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के आप नाम बता सकते हैं? आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। अब जैसे ये खाली घड़ा ले लिया व्यक्ति ने और इसको क्या किया उसने, इसके ऊपर जो है बजाना शुरू किया, तो इसमें से कितनी अच्छी ध्वनि आती है। ऐसे ही आप एक चित्र देख रहे हैं, मंजीरा, ये 2 होते हैं, ये लोहे के या तांबे के, पीतल के, इस तरह से बने होते हैं। आप इनको आपस में बजाओगे तो इनमें से भी बड़ी सुंदर आवाज़ आती है। अब आगे एक और क्रियाकलाप आप देखें। धातु के 6 से 8 कटोरे या गिलास लीजिए। इन्हें एक दूसरे के सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। अब एक पेंसिल लेकर कटोरों पर धीमे से एक के बाद एक आघात कीजिए। आप एक सुखद ध्वनि सुनेंगे। यह आपका जल तरंग है। अब जल तरंग बच्चों देखो कैसे बनाया गया। गिलासों में पानी भरा, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। आप ये चित्र देख रहे हैं, चित्र में उन्होंने, और फिर इसको एक लकड़ी की सहायता से बजाना प्रारंभ किया। तो कितना सुंदर जो है म्यूज़िक आप सुन पाएंगे। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो
हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई देती है। वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इसे पूरे यंत्र के कंपन से ध्वनि उत्पन्न को हम सुनते हैं। इसी किस प्रकार जब हम किसी मृदंगम को झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं। तो बच्चों, जब हम कोई भी वाद्य यंत्र है जैसे सितार है, तार है, इनके वो जो बजाते हैं तो क्या है, हमें कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती है जब तक वो पूरा वाद्य यंत्र को हम ना बजा पाएं। आगे देखते हैं, मनुष्य मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। अब मनुष्य मानव कौन सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं? कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भोरों की तरह गुंजन कीजिए। जैसे चित्र 13.7 अपने का अनुभव होता है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये चित्र दिया गया 13.7, इसमें उन्होंने किस तरह से वाद्य यंत्र बनाया, जल तरंग। तो समझ में आया आपको? मानवों में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अब आप जब जोर जोर से बोलते हो कई बारी तो, या जोर जोर से गाना गाते हो तो वो गाना किसी को तो पसंद आता ही नहीं, कहते हैं क्या जोर जोर से ये बेसुरा गाना गा रहा है। जब आप धीरे धीरे गुनगुनाते हो तो जो आपके पास बैठे होंगे वो कहेंगे कि ये बहुत ही सुंदर गा रहा है। अब ये जो भी आप गाना बोलते हो या ज़ोर से बोलते हो, ये आप कहाँ से उत्पन्न करते हो ध्वनि को? वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार की खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक्य यंत्र कहलाता है। तो बच्चों, जब हम अपनी उंगलियों को अपने कंठ पर, गले पर रखते हैं और फिर एक जो है बोलते हैं तो वो बहुत ही अजीब सी आवाज़ निकलेगी। आप ये वाला करके देखना। और फिर हमारा यह भाग क्या कहलाता है? वाक्य यंत्र कहलाता है। तो श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। शरीर का यह भाग क्या कहलाता है? वाक्य यंत्र। और यह कहाँ पर होता है? श्वास नली के ऊपर होता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं। वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक् तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। आप बच्चों, जैसे अब बांसुरी में छेद होते हैं, तो जब आप किसी भी बांसुरी बजाने वाले को देखोगे ना तो वो सभी छेदों पर उंगलियां नहीं रखता है, वो 2-3 पर उंगलियां रखता है और फिर बांसुरी बजाता है तथा कुछ में से छेदों में से आवाज़ बाहर आती है। इसी तरह से जो मानव का वाक तंत्र है वो कैसा है? उसके वहाँ पर, हमारे यहाँ पर 2 वाक तंतु होते हैं और क्या होता है, एक झिरी होती है जिसमें से वायु आर पार होती है, तभी हमारी जो है आवाज़ बाहर निकलती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो समझ में आया कि हमारी आवाज़ कैसे उत्पन्न होती है? जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक कहाँ से बाहर निकालते हैं? झिरी में से। तब क्या होता है? वाक तंतु कंपित होते हैं जिससे क्या होता है? आवाज़, ध्वनि उत्पन्न होती है। जो वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं तो वो देखो किस प्रकार से कार्य करते हैं। आपको समझ में आया कि हमारी जो ध्वनि है वो कैसे उत्पन्न होती है और किस तरह से हमारे गले में से आवाज़ बाहर आती है। समान साइज़ की रबड़ की 2 पट्टियाँ लीजिए। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कसकर
तानिए। अब इनके बीच के अंतराल दरार में हवा फूकिए। जब तानित रबड़ की पट्टियों के बीच से हवा फूकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। आपने क्या करना है, समान साइज के रबड़ की 2 पट्टियां लेनी है और इनको एक दूसरे के ऊपर रखकर कसकर दबाना है और इनके बीच में क्या है, एक दरार उत्पन्न होती है और इसको क्या करना है, आपने हवा से फूंकना है। और जब रबड़ की पट्टियों के बीच में से हवा फूकी जाती है तो क्या होता है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। एक कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिरी बनी हो की सहायता से भी आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपने एक कागज के टुकड़े को जिसमें एक पतली झिरी है उसकी सहायता से इसको करना है। कागज को अपनी उंगलियों के बीच में, आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में भी वैसे ही दिखाया गया है कि भांति पकड़ना है। अब झिरी के बीच से हवा उसमें फूंकनी है और फिर आपको ध्वनि सुननी है। हमारे वाक तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि समय समय पर इसमें जो है क्रियाकलाप दिए जाते हैं जिनके माध्यम से आप अच्छी तरह से बात को समझ सकते हैं। अब देखो, वाक तंतु के बारे में आपको बता रही थी कि गले में ऐसे होता है, आपको समझ नहीं आएगा, पर जब आप पेपर से ये करोगे तो आपको बहुत जल्द से ये समझ में आ जाएगा। आगे देखें, पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है और महिलाओं की लंबाई लगभग 15 mm होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों और महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। आपने देखा है ना, अगर कभी एक व्यक्ति आवाज़ लगाता है तो आपको पता लग जाता है कि ये कोई आदमी बोल रहा है, और जब एक औरत आवाज़ लगाती है तब आप समझ जाते हो कि ये किसी महिला की आवाज़ है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये पुरुषों और महिलाओं में जो है इसकी लंबाई में भी फ़र्क होता है, जिसकी वजह से हमें ध्वनि से पता लग जाता है कि ये पुरुष की है या महिला की है। आगे देखें, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब कैसे आवश्यकता होती है, जब आप कुछ दूरी पर खड़े हों, अपनी सहेली को पुकारते हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ को सुन पाती है, उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है। ये बात तो बहुत वो है कि कैसे, अब आप कोई कुछ दूरी पर खड़ा है तो आप उसको आवाज़ लगा रहे हो तो किस तरह से आपकी आवाज़ को सुनेगा। आगे देखें, धातु अथवा कांच का एक गिलास लीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि यह सूखा न हो, इसमें एक सेल फोन रखिए। अब आपने क्या करना है, तांबे का या स्टील का कोई भी एक गिलास लेना है, कांच का लेना है, और उसमें वो बिल्कुल सूखा हुआ और उसमें अपने फ़ोन को रख देना है। याद रखिए कि सेल फोन पानी में ना रखा जाए। गिलास बिल्कुल सूखा हो, उसमें पानी ना हो, उसमें आपने इसको अपने फ़ोन को रखना है। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। अब आप के घर में, जैसे आज के समय में तो हर घर में 2 या 3 फ़ोन होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन को बिल्कुल सूखे गिलास में रखना है और दूसरे फ़ोन से उस पर रिंग करनी है। तो आप देखोगे, और फिर जब वो घंटी बजती है तो आप उसको सुनो। अब गिलास के किनारों को अपने हाथों से सटाकर पकड़िए। अब आपने उस गिलास को अच्छे से पकड़ लेना है। अब अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटा कर रखिए। अब जैसे पहले आप देख रहे हो, एक खाली गिलास में फ़ोन रखा हुआ है, फिर बच्चे ने वो फ़ोन को उठाया और अपने मुंह पर लगा लिया। अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत दो। पहले तो जब फ़ोन गिलास में रखा हो तब कीजिए, और फिर दूसरी बार
उसको उठाकर और अपने मुंह पर लगाइए और फिर जो है उस पर बेल कीजिए। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ को सुनिए। क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की आवाज़ धीमी हो जाती है? गिलास को अपने मुंह से हटाइए, क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है? जब आप फ़ोन बज रहा है और उसको मुंह में लगा लेते हैं तो क्या होता है, उसकी आवाज़ कम हो जाती है, और जैसे ही आप उसको खुले में रख देते हैं उसकी आवाज़ तेज़ हो जाती है। ये हमारा क्रियाकलाप था। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने पर घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है? बिल्कुल है, क्योंकि जब आप खुले में एक म्यूज़िक बजाते हो और जब आप एक बंद कमरे में म्यूज़िक को बजाओगे तो कितना फ़र्क आता है, उसकी आवाज़ कितनी बदल जाती है। वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते हैं तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती है। इसी कारण है कि ध्वनि को संचरण एक जगह से दूसरी जगह के जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। क्या ध्वनि द्रवों में संचरित होती है? आइए ज्ञात करें। अब ये आपने देखा कि किस तरह से गिलास के अंदर फ़ोन की आवाज़, और जब हम उसकी जो है बिल्कुल हवा उसमें बंद कर देते हैं तो किस तरह से फ़ोन की आवाज़ नहीं आती है। तो ये आपने देखा था। अब आगे क्या कह रहे हैं वो, क्या ध्वनि जो है वो तरल पदार्थों में संचरित होती है, इसके बारे में पता लगाना है। अब आप क्या करेंगे इसके लिए, एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए, इसे स्वच्छ जल से भरिए। एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को न छुए। अपने कान को जल की सतह पर आपने क्या करना है, सतह पर सावधानी पूर्वक रखना है। जो कान है आपके वो जल में ना जाए, नहीं तो आपके कानों में जल अगर चला गया तो आप बीमार पड़ सकते हैं। क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि संचरण द्रवों में हो सकता है? तो बच्चों क्या है कि आपने क्या किया, सबसे पहले एक टब में मंदिर में बजने वाली, हाथ में पकड़कर बजने वाली घंटी ली और उसमें डाल दी और फिर उसको बजाया तो आपने क्या देखा कि किस तरह से आवाज़ आ रही है। तो अब आइए ज्ञात करें कि क्या ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है। अब ये तो था हमारा द्रव, अब क्या आया ठोस। अब उसके लिए आपको क्या करना है, धातु का 1 मीटर स्केल या धातु की एक लंबी छड़ लीजिए। इसके एक सिरे को अपने कान से सटा कर रखिए। अपने मित्र से स्केल के दूसरी ओर धीरे से खरोंचने या खटखटाने को कहिए। अब जैसे उन्होंने एक लंबा डंडा ले लिया और उसको एक ने कान से लगाया और दूसरा उस पर खारिश कर रहा है या उसको बजा रहा है, तो अब आप क्या कहेंगे, क्या आप इसकी ध्वनि को सुन रहे हैं? अपने आसपास खड़े मित्रों से भी पूछो कि क्या वो ये इस प्रकार की ध्वनि को सुन रहे हैं। आप अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के सिरे पर रखकर तथा अपने मित्र को दूसरे सिरे पर खरोंचने के लिए कहिए। और आप ये वाला भी बड़े आराम से कर सकते हैं। ध्वनि जो है वो ठोस पदार्थों में संचरण कर सकती है। इसका मेन अर्थ क्या होगा कि जो ध्वनि है वो ठोस पदार्थों में संचरण करती है। हमने देखा है कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजन क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। अपने बनाए हुए खिलौने टेलीफोन को याद कीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनि
डोरियों में भी गमन कर सकती है। तो बच्चों देखो, दो बच्चों ने क्या खिलौना बनाया था, टेलीफोन, दो गिलास के जो है वहाँ पर एक धागा बांधा था और उसमें से वो बोलते थे। तो किस तरह से उन्होंने ये फ़ोन बनाकर और खेल खेला था, ऐसे ही आप कर सकते हैं। अब तक हमने सीखा कि कंपायन वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं तथा यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती हैं। यह माध्यम गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है। इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं? तो बच्चों, हमने क्या सीखा है कि कंपायन वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं और यह किसी भी दिशाओं में संचारित हो सकती हैं। आगे देखें, हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। तो बच्चों, आप ध्वनि को कैसे सुनते हो? अपने कानों द्वारा। कान के बाहरी भाग की आकृति की फनल जैसी होती है। आपने देखे हैं अपने कान? आप देख रहे हो ना, इसके बीच में कैसे छेद होता है और आसपास क्या बना होता है। तो क्या होता है, जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है। इसे कर्णपटह कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कर्णपटह क्या कार्य करता है, आइए टीन के डब्बे को एक कर्णपटह बनाइए। अब क्या करना है कि आपको आपके कान किस प्रकार से सुनते हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। आपने क्या करना है, एक प्लास्टिक अथवा टीन का डिब्बा लेना है और इसके दोनों सिरों को काटना है और डिब्बे के एक सिरे पर एक रबड़ के गुब्बारे को टांगना है और इस रबड़ के छल्ले से कस देना है, उसको टाइट बांध देना है। तानित रबड़ के ऊपर सूखे अन्न या थर्माकोल के 4 या 5 दाने रखिए। अब आपने मित्र को डिब्बे के खुले सिरे पर हुर हुर बोलने के लिए कहना है। देखिए कि अन्न के दाने जो हैं, अन्न के दानों का क्या होता है, अन्न के दाने जो हैं वो ऊपर नीचे कैसे उछलते हैं। आपने देखा, ये ऐसे किया तो फिर वो कैसे, वो किस चीज़ से उछलते हैं? कंपन से उछलते हैं। तो आपको समझ में आया कि कंपन किस तरह से कार्य करता है। कर्णपटह पर तनित रबड़ की शीट के समान होता है। हमारा जो कर्णपटह है वो किसकी तरह होता है? रबड़ की शीट की तरह। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। जब कोई भी आवाज़ आती है तो क्या होता है? कंपन होता है। कर्णपटह कंपनों को आंतरकर्ण तक भेज देते हैं। कहाँ तक? बिल्कुल कान के अंदर तक। वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। अब देखो, हमारे कान कहाँ तक जुड़े हुए हैं? वो हमारे मस्तिष्क तक जुड़े हुए हैं। फिर क्या होता है, वहाँ से संकेतों को जब हम मस्तिष्क तक भेज देते हैं तो इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। अब आप ये चित्र देखो, इसमें आपको दिखाया गया है आंतरकरण कैसे है और फिर कर्णपटह है, फिर उसके बाद ये हमारे कान हैं। आगे देखें, तभी आपको बोला जाता है ना कि आपको अपने कानों में कोई भी नुकीली चीज़, पेन या कोई भी कठोर वस्तु को नहीं डालना चाहिए। जो अंदर का हमारा हिस्सा होता है वो बहुत नाजुक होता है। कहते हैं ना, हमारे कान में एक पर्दा होता है, अगर वो पर्दा फट जाएगा तो आपको किसी तरह की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो समझ में आया, ये जो कर्णपटह है ये हमारे कान का पर्दा होता है। आगे देखिए, कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर
उधर गति करना कंपन कहलाता है। तो बच्चों, किसी भी वस्तु का बार बार इधर उधर करना क्या कहलाता है? कंपन। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। इस गति को क्या कहा जाता है? दोलन गति। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा इसके आवर्त काल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आपने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? दोलन गति और इसके आवर्त काल। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका संकेत Hz है। Hz आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि एक वस्तु 20 सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? ये आपको बताना है। मैंने आपको जब पाठ शुरू किया था तो क्या कहा था कि हम इसको किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। हर्ट्ज क्या और Hz। तो ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। कैसे? जैसे अब ज़रूरी तो नहीं है कि कोई बांसुरी बजा रहा है तो आप सुनोगे तो तभी आप बताओगे ये बांसुरी बज रही है। अगर कहीं दूर बज रही है, आपको वो व्यक्ति बांसुरी बजाना नहीं भी दिख रहा, तो फिर भी आप पहचान लोगे कि कहीं कोई आसपास आपके बांसुरी बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है। तो यह किसके द्वारा होता है? इसके लिए यह आवश्यक है कि ध्वनियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की हों। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक इन्हें भिन्न भिन्न बनाते हैं? आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या हम ध्वनियों में उनके आयामों या आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हो अंतर। आपको पता लग जाएगा कोई भी कोई दूर क्या आवाज़ लगा रहा है या वो क्या वाद्य यंत्र बजा रहा है। अब देखिए आप, प्रबलता तथा तारत्व। एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए। चम्मच को धीमे से गिलास के अंदर से टकराइए। उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब गिलास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए तो क्या होगा? अब जैसे आप करोगे, गिलास को और चम्मच को लेना है तो चम्मच को धीरे से आप गिलास से टकराओगे तो कितनी कैसी आप ध्वनि सुनोगे, और ज़ोर से आघात करोगे तो आप किस तरह की ध्वनि सुनोगे। क्या गिलास पर ज़ोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्मोकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए। गिलास को कंपित करिए। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि है वो प्रबल हो जाती है। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद पड़ जाती है। अब गिलास को पहले धीमे तथा बाद में अधिक प्रबल से आघात कीजिए। अब दोनों स्थितियों में गिलास के कंपनों के आयामों की आपने तुलना करनी है कि कैसे आपने जब धीरे से किसी गिलास को करा और ज़ोर से किया तो आप कितना अंतर महसूस करेंगे। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति आपके पास बैठा है और वो धीरे से बात कर रहा है तो आपको कितना अच्छा लगेगा। अगर वही व्यक्ति आपके पास बैठकर ज़ोर ज़ोर से बात करेगा तब आपको कैसा अनुभव होगा। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। उदाहरण के लिए यदि आयाम दुगना हो जाता है तो जो प्रबलता है वो 4 गुना बढ़ जाती है, और अगर प्रबलता को डेसीबेल मात्रक में व्यक्त करते हैं तो कुछ जो स्रोत हैं उनसे
उत्पन्न होने वाली ध्वनि की हम प्रबलता को अनुभव करते हैं। जैसे सामान्य श्वास लेते हैं तो 10 आ जाता है डीबी डेसिबल, और मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल, और सामान्य बातचीत 60 डेसिबल, व्यस्त यातायात 70 डेसिबल, औसत फैक्ट्री जो है 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है कि जब किसी वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि मंद पड़ जाती है। समझ में आया आपको? किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए। क्या करना है आपने? किसी एक बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से करनी है और इनमें क्या अंतर है। चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हैं, फिर भी उनमें कुछ भिन्नता है। आइए देखें ये किस प्रकार भिन्न है। मैं चकित हूँ कि मेरी आवाज़ मेरे अध्यापक से भिन्न क्यों है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं ध्वनि का तारत्व कम है। अब जैसे ये दो बच्चे दिख रहे हैं आपको, एक बच्चा जोर जोर से ड्रम बजाएगा तो आप कैसा महसूस करेंगे, और यही दूसरा बच्चा सीटी बजा रहा है तब आपको क्या अनुभव होगा। आवृत्ति, ये जो चित्र हैं हमारे, ये ध्वनि की तारत्व को निर्धारित करने हैं। अगर आप यही ढोल जो है मंद धीरे धीरे बजाते हैं तो यह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करेगा, और यही सीटी अगर आप जोर से बजाएंगे तो ये क्या करेगा, अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करेगा। जो पक्षी होते हैं बच्चों, वो उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने कभी कोयल को, कौवे को बोलते हुए सुना? इनकी आवाज़ कितनी तेज़ होती है, और वहीं शेर की जो दहाड़ होती है वो कितनी कम होती है। शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्लभ होती है। समझ में आया इसमें क्या अंतर है? आप प्रतिदिन बच्चों तथा वयस्कों की आवाज़ें सुनते हैं। क्या आप उनकी आवाज़ों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज़ आवृत्ति वयस्क की आवाज़ से अधिक है? और ऐसे ही महिला की आवाज़ और पुरुष की आवाज़ में होता है। तो जैसे अब बच्चे हैं, बच्चे कितना लाउडली बोलते हैं, और ये जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं वो कितनी, उनकी आवाज़ जो है वो धीमी हो जाती है। तो ऐसे ही जो पुरुष होते हैं उनकी आवाज़ किस तरह से होती है और महिलाओं की आवाज़ किस तरह से तीखी होती है। आगे देखें, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायन वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायन वस्तुओं की ध्वनि सुन सकते हैं? तो बच्चों क्या है, हम जानते हैं ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपायन वस्तु की आवश्यकता होती है, और हम सभी कंपायन वस्तुओं की ध्वनि सुन सकते हैं। तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान सुन नहीं सकता। अब 20 कंपन जो होता है वो प्रति सेकंड 20
हर्ष के उससे होता है HZ से, और जो है हमारे जो कान की ध्वनियाँ हैं, जो हमारे जो मानव कान है वो इससे कम नहीं सुन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती हैं, मतलब एक्सेप्ट नहीं होती हैं। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं जो है मानव द्वारा संसूचित होती हैं। अतः मानव के कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का जो रेंज होती है वो कितनी होती है, लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। आपको समझ में आया कि हम किससे कम और किससे ज़्यादा का वो जो है नहीं कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर एक और देखिए क्या दिया गया है। किंतु कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं, लेकिन मानव नहीं सुन पाते। जाने माने प्राश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं, वो 20,000 हर्ट्ज के से अधिक आवृत्ति पर कार्य करते हैं। तो समझ में आया ये किस तरह से है, हमारा जो कानों का लेवल है ध्वनि को सुनने का वो कितना होता है। आगे देखें आप, शोर तथा संगीत। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद होती है? क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाती है? कुछ ध्वनियाँ आपको सुखद लगती हैं जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती हैं। तो बच्चों ये तो बात बिल्कुल सही है। जब आप जैसे अब जो बुज़ुर्ग लोग हैं आपके घर में, अगर आप ज़ोर ज़ोर से गाने बजाओगे तो उनको पसंद नहीं आएगा। यहीं पर आप कुछ भक्ति से रिलेटेड संगीत चलाओगे तो उनको इतना अच्छा लगेगा, वो कहेंगे यही चलता रहे। ऐसे ही आप लोग हो, आप लोगों को कई बच्चे होते हैं जिनको ऊंची आवाज़ में गाने सुनना पसंद होता है और कईयों को धीमी आवाज़ में। तो जो अधिक तेज़ शोर होता है वो कई बार अच्छा नहीं लगता है और कई बार वही ध्वनि हमें पसंद आती है। जैसे अब आप बहुत खुश होते हो, किसी शादी में जाते हो, वहाँ म्यूज़िक बज रहा होता है, आपको कितना अच्छा लगता है। और यही म्यूज़िक अगर आपके घर में कोई बीमार है तो बजा दो तो कितना बुरा लगेगा कि हमारे घर में तो कोई बीमार है और ये म्यूज़िक इतना ज़ोर ज़ोर से बज रहा है। मान लीजिए आपके आस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है। क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती हैं? बिल्कुल भी नहीं होती हैं। जब कोई घर टूट रहा होता है, कोई घर बन रहा होता है, पत्थर कट रहा होता है, तो वो सब आपको कितना बेचैन करता है। ऐसे ही कई बार आप जब कहीं जा रहे हो अपनी गाड़ी पर, स्कूटर पर, तो क्या होता है आसपास आपके बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहा है और जाम लगा हुआ, तो कैसे लोग कितनी ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते हैं। तो वो हॉर्न जो है वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप बोलते हो ना इससे सिर दर्द हो रहा है। तो जो है इस तरह की कुछ ध्वनियाँ हैं जो ज़ोर ज़ोर से बजती हैं, उनको हम शोर कहते हैं। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोलें तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? उसको शोर ही कहोगे ना। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सब ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, तो टीचर क्या बोलते हैं कि आप एक एक करके बोलिए, आप सब इकट्ठे बोल रहे हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आगे देखें,
दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं। सुस्वर ध्वनि का वह जो कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तो क्या वो संगीत रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। आप कभी देखो जब हारमोनियम बज रहा होता है तो कितना अच्छा लगता है, और इसके साथ साथ सितार बज रहा होता है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप ढोल बजाने लग जाओगे तो वो कितना प्रबल हो जाता है, लाउड हो जाता है, तो वो हमें कई बार अच्छा नहीं लगता है। आगे देखें, ध्वनि प्रदूषण। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से जानते हैं। वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। वायु प्रदूषण क्या होता है? जब हमारी वायु में ऐसी गैसें उत्पन्न हो जाती हैं जो हमारे लिए नुकसान वाली होती हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा वायु प्रदूषण। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो क्या है ध्वनि प्रदूषण? तरह तरह की आवाज़ों का, जैसे शादियों में एक तरफ बैंड बज रहा है, दूसरी तरफ डीजे चल रहा है, तीसरी तरफ कोई और शोर उत्पन्न हो रहा है, तो वो सब क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउडस्पीकर आदि। घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न तथा रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण और कूलर, वातानुकूलक सभी ध्वनि प्रदूषण के उत्तरदायी हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के लिए क्या क्या उत्तरदायी है? जैसे वाहनों की ध्वनियाँ, जब दिवाली थी या वैसे कोई शादी होती है तो लोग बम पटाखे बजाते हैं, वो ध्वनि प्रदूषण का हिस्सा है। लाउड स्पीकर बजाना, ये सब, और तेज़ी से आप वो चलाते हो जैसे टेलीविज़न पर या ट्रांजिस्टर, रेडियो या डेक चलाते हो, ये सब, और कूलर है, ये सब क्या है? हमारे ध्वनि प्रदूषण के उत्तरदायी हैं। ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां हैं? अब आपको ध्वनि प्रदूषण की हानियां बतानी है। क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है? कि जब बहुत शोर होता है तो उसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी, गुस्सा आएगा, आपका जो बीपी है वो हाई हो जाएगा, आपको टेंशन हो जाएगी, तो जिसकी वजह से आप अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे, तो उससे आप कितने बीमार हो जाएंगे। तो ध्वनि प्रदूषण से हमारे शरीर में कितनी जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी तथा स्थायी रूप से कम हो जाती है। तो क्या होता है बच्चों? लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता जो है वो क्या होती है? अस्थायी और स्थायी रूप से कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। ध्वनि प्रदूषण को कैसे आप सीमित रख सकते हैं? ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। यह कैसे किया जाता है? इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में जो है वो
हमें साइलेंसर लगाने चाहिए, जिससे क्या है आवाज़ कम हो जाती है। आपने सुना होगा ना कि स्कूटर में, बाइक में या कार का साइलेंसर ख़राब है, जिसकी वजह से यह इतना शोर कर रही है। तो हमें इन चीज़ों में साइलेंसर लगाना चाहिए जो उसके शोर को नियंत्रित करता है। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं हम? उसको करने के लिए हमें फैक्ट्रियों पर जो शोर होता है, हॉर्न बजते हैं, उनको कम करना चाहिए। और इसके अलावा जैसे डीजे चलते हैं देर देर रात तक, उन पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। टेलीविज़न पर हमें धीरे गाने सुनने चाहिए। और इसके अलावा हमें सड़कों और जो आसपास के बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि जो आवाज़ है वो खाली मैदान में, बच्चों खाली जगह पर आवाज़ बहुत गूंजती है। तो जो है हमें आसपास पेड़ और ये सब लगाने से क्या होगा, आवाज़ जो है खाली जगहों पर हमें पेड़ लगाकर, एक तो हमारा उससे प्रदूषण पर नियंत्रण होगा, वायु प्रदूषण पर, और दूसरा हमें अच्छी सांस मिलेगी और ध्वनि प्रदूषण को भी कम करने में हमारे को मदद मिलेगी। आगे देखिए, श्रवण क्षति। पूर्णतः श्रवण क्षति जो कि विरले ही होती है, प्राय जन्म से होती है। आंशिक असक्तता, डिसेबिलिटी, मान्यता किसी बीमारी या चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे संकेत भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसीलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण होती है। औद्योगिक प्रौद्योगिक युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। तो बच्चों क्या है, कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म से ही हैं, कम सुनाई देता है, उनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, और कई बार कुछ लोग अपने कान में कुछ तीखा प्रहार कर लेते हैं, उससे भी उनके कान में चोट पहुंचती है, तो उनको कम सुनाई देता है। तो अब आप देख सकते हैं इस पाठ के प्रमुख शब्द क्या हैं। आयाम, कर्णपटय, आवृत्ति, हर्ट्ज, कंठ, प्रबलता, शोर, दोलन, तारत्व, आवृतकाल, कंपन, वाक्यंत्र, श्वास नली। और अब हम पढ़ेंगे इस पाठ में आपने क्या क्या सीखा। जो मेन बातें हैं एक बार फिर आपके सामने रखी जा रही हैं, जिससे आपको यह पाठ और इसमें आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, वो अच्छे से आप दोबारा समझ सकते हैं। तो नंबर 1 पर है, ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि कहाँ से होती है? कंपन करती हुई वस्तु से उत्पन्न होती है। और फिर है, मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मानव किससे करते हैं? वाक तंतुओं के कंपन द्वारा। आगे देखें, ध्वनि किसी माध्यम, गैस, द्रव या ठोस में संचारित होती है। यह निर्वात में संचारित नहीं हो सकती है। आगे देखें, कर्णपटह ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं। यह इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्रवण कहते हैं। आगे देखें, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज भी कहते हैं।
कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी प्रबल होती है। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी प्रबल होगी। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। तो बच्चों क्या होता है? कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती हैं। अत्यधिक या अवांछित ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। ध्वनि प्रदूषण मानवों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अब हम बच्चों प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास में पहला है सही उत्तर चुनिए। ध्वनि संचारित हो सकती है तो ये किस किस में दिया हुआ है आपको? केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में। ठोसों, द्रवों तथा गैसों में 4 ऑप्शन दिए हैं। ध्वनि संचारित हो सकती है इन चारों में से क्या इसका उत्तर है? इसका उत्तर है ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। समझ में आया? अगला आप देखिए, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? इसके अब 4 ऑप्शन है। छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। तो इनमें से इसका उत्तर होगा छोटे लड़के की। आगे देखें आप, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने टी तथा गलत कथन के सामने एफ पर निशान लगाना है। तो पहला है हमारा ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती। इसका आगे हम लिखेंगे टी। अगला है किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्त काल कहते हैं। इसके आगे आप लिखेंगे एफ। आगे देखिए, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। इसके आगे आप लिखेंगे एफ। आगे देखें, मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। इसके आगे आप लिखेंगे टी। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। इसका आगे आप लिखेंगे एफ। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। इसके आगे लिखेंगे एफ। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। इसके आगे आप लिखेंगे टी। आगे देखें आप, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को डैश कहते हैं। समय को क्या कहते हैं? आवर्त काल। इसका उत्तर है आवर्त काल। प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित की जाती है। प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। आवृत्ति का मात्रक डैश है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। आगे है, अवांछित ध्वनि को डैश कहते हैं। अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की डैश से निर्धारित होती है। इसका उत्तर है आवृत्ति। अब अगला आगे प्रश्न है, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्त काल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, आवर्त काल है इसका। 40 दोलन पूरा करने में लगा समय 4 सेकंड। एक दोलन पूरा करने में लगा समय 4/40 बराबर में 1/10
बराबर में 0.1 सेकंड। इसका क्या उत्तर होगा? 0.1 सेकंड। और आवृत्ति कैसे निकालेंगे? अब आवृत्ति निकालने के लिए आप देखिए, 4 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या 40, 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या 40/4 बराबर में 10। तो अब आपको ये निकालना आ गया, आवर्तकाल और आवृत्ति इस तरह से निकालेंगे आप। आगे देखें, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल कितना है? तो अब आपको फिर कंपन का आवर्तकाल निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? 500 कंपन करने में लगता है 1 सेकंड, 1 कंपन करने में लगता है 1/500 सेकंड। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 0.002 सेकंड। तो क्या उत्तर होगा इसका? 0.002 सेकंड। आगे देखें आप प्रश्न, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ढोलक, सितार, बांसुरी। अब इसके बारे में आप क्या लिखेंगे? ढोलक क्या है? ढोलक है तानित छिल्ली, सितार है तार, बांसुरी है वायु स्तंभ। समझ में आया इसका उत्तर? अब आप अगला प्रश्न देखिए, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? अब इसका उत्तर है, शोर अप्रिय या अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। संगीत सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। यह सुखद होती है। हाँ, संगीत भी कभी कभी शोर बन जाता है यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए। आगे देखें आप, आपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। अब आप इसका उत्तर लिखें। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित हैं: मशीनें, विस्फोट, पटाखों का फटना, वाहनों की ध्वनि, वातानुकूलक, ऊंची आवाज में चलाए गए रेडियो, टीवी इत्यादि, लाउड स्पीकर, कूलर। ये हमारे क्या हैं? ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। अब आगे देखिए, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। इसका उत्तर लिखेंगे आप। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है। इससे स्वास्थ्य संबंधी अनेक दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे नींद आना, तनाव, उच्च रक्तचाप, अथवा व्यक्ति को सुनने की क्षमता अस्थायी रूप या स्थायी रूप से कम हो जाती है। आगे देखें, अगला प्रश्न, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। अगर हमारे माता पिता के पास 2 तरह के मकानों में से चुनाव करने का मौका है, तो हम अपने माता पिता को सड़क से 3 गली छोड़कर बना मकान खरीदने का प्रस्ताव देंगे। इस मकान में ध्वनि प्रदूषण दूसरे मकान के मुकाबले काफ़ी कम होगा, क्योंकि सड़क के किनारे बने मकान में वाहनों की ध्वनियाँ आदि ज़्यादा सुनाई देंगी। इससे स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ें हो सकती हैं तथा सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे बने मकान में वायु प्रदूषण भी काफ़ी अधिक होगा। इसीलिए सड़क से 3 गली छोड़कर बना मकान ही उत्तम है। आगे है हमारा प्रश्न, मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। मानवों में ध्वनि,
वाक यंत्र द्वारा या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। यह श्वास नली के ऊपरी भाग पर स्थित है। वाक यंत्र के दोनों ओर 2 वाक तंतु तनित हैं। उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। जब फेफड़ों द्वारा वायु की झिरी से बाहर निकाला जाता है तो वाक तंतु कंपन करते हैं। ध्वनि उत्पन्न होने का कारण ये कंपन ही है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को ढीला या तना कर सकती हैं। ध्वनि पूर्ण रूप से तंतुओं के ढीले या तनेपन पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न आप देखें, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित मेघ गर्जना सुनने की अपेक्षा पहले दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि प्रकाश की चाल 3 × 10³ मिलीमीटर से सेकंड ध्वनि की चाल से काफ़ी अधिक है। इसीलिए वह हमें आवाज़ सुनाई देने से पहले दिखाई देती है। तो बच्चों, आपको यह प्रश्न अभ्यास अच्छे से समझ आया? आप सभी बच्चे इसे आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से करें। मिलते हैं हम आपसे अगले पाठ नंबर 14 पर।